बेसिकली जैसे हमारे टाइप्स ऑफ प्लान्स थे, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज़ प्लान। अब फर्दर हम इनके और टाइप्स करेंगे और साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि वो प्लान्स जैसे हमारे हैं वो सिंगल यूज़ प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है। जैसे अभी हमने करा है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव हमारा स्टैंडिंग प्लान है, क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं या कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक दिन में, 2 दिन में, महीने, साल में बदलते नहीं हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। मान लो मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है एज ए एनजीओ कि वो आपकी चैरिटी या डोनेशन के लिए आपने बनाई है, फ्री सर्विस के लिए बनाई है। तो ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बाद या साल बाद आप ये बोलोगे कि अब हमारा प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि आप तो चैरिटी के लिए बना रहे हो। कोई भी आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा ही सेम रहते हैं। अगर मैं साथ में मेंशन भी कर रही हूँ कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म जो है, जो आपका छोटा मोटा कोई पर्पस फुलफिल करने के लिए है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि फिर आपकी पोजीशन या आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। सो आपके जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं वो हमेशा स्टैंडिंग प्लान में ही कैटेगराइज्ड होते हैं। अब हमारा जैसे नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ना तो ये सिंगल यूज़ प्लान है, ना ही ये स्टैंडिंग प्लान है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के लिए आप लोग जो है किसी टाइम के ऊपर भी जो अपनी स्ट्रेटजी है, ठीक है, जो आपका सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने जैसे एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल से पहले क्लियर करते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या। आपने देखो इसको एक सीक्वेंस में पढ़ना। जैसे हमने पहले एक पढ़ा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या आता है? स्ट्रेटजी। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हुआ कि मैंने प्रॉफिट जो है कंपनी का बढ़ाना है, ऑब्जेक्टिव हो गया सेट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रेटजी। बस एक चीज़ ध्यान में रखना ये, ठीक है। तो इसलिए पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, वहाँ पे हम उसको बताएंगे कि वो हमारे हमेशा सेम रहते हैं, वो स्टैंडिंग प्लान आते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि नेक्स्ट हमारा आता है स्ट्रेटजी, कि जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो एज़ पर दी ऑब्जेक्टिव्स जो आपने टॉप मैनेजमेंट पे या टॉप मैनेजमेंट के साथ सेट करे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप फिर बनाओगे स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या थी मेरी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट को अचीव कैसे करना है, ठीक है। प्रॉफिट आपने ज़्यादा सेल्स बढ़ानी है, तो उसके तरीके से आप लोग ये देखोगे कि आप कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, आप ऑनलाइन करना चाहते हो ऐड, फेस टू फेस ऐड करना चाहते हो, जैसे कॉलेजेस वगैरह में फ्री सैंपल बांटते हैं ना समटाइम्स किसी भी प्रोडक्ट के, ठीक है। आप या मॉल में भी कई बार ऐसे करते हैं। आप उस तरीके से एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो, आप न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, एसएमएस सर्विस के थ्रू किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने लोगों को अवेयर कराना है। तो उस तरीके से आप जो भी है वो स्ट्रेटेजी बनाओगे कि नहीं हम लोग जो है वो ऑनलाइन मीडिया टैकल करेंगे या उसको टारगेट करेंगे। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होएगी। नेक्स्ट लिखा है सेल्स प्रमोशन टेक्निक, कि अगर आप लोग सेल्स करने वाले हो तो प्रमोशन टेक्निक्स आप कौन कौन सी यूज़ करोगे। मैं हर जब भी हम ये चैप्टर करते हैं इस तरीके का वहाँ पे एग्जांपल मैं देती ही हूँ कि मान लो बाय वन गेट वन ऑफर हो गया। ये देखो जो एग्जांपल्स दे रही हूँ उसी के साथ रिलेटेड हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग मीडिया में हम लोगों ने बात करी है रेडियो, ऑनलाइन, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सारे मोड। अब नेक्स्ट प्रमोशन में आ जाता है बाय वन गेट वन ऑफर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट साथ में देने हैं, डिस्काउंट ऑफर देना है आप लोगों ने, ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी। नेक्स्ट लिखा है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर से होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। आप ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना चाहते हो या फिर आप सीधा प्रोड्यूसर से कस्टमर चीज़ें बेचना चाहते हो, तो आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करना है ये भी मेरी स्ट्रेटेजी है। मान लो कि हम लोग हमेशा चीज़ें बेचते थे प्रोड्यूसर, होलसेलर, देन कस्टमर। हमने इस बार स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। हमें लगता है कि होलसेलर भी अपना मार्जिन रखता है, इट वुड बी बेटर अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टली चीज़ें किसको बेच दे? कंज्यूमर को, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। तो आपके कस्टमर कौन से होंगे, आप उसकी उनकी जो डिमांड है वो कितनी होएगी, क्या होएगी, क्या चीज़ें मांगेंगे वो, इन चीज़ों को डिसाइड करना, उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मतलब उसके लिए मैं कौन सा प्लान बनाऊंगी इन शॉर्ट। अब जैसे इन्होंने स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स चेक करते हैं जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम क्या डिसाइड करेंगे? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव,
कि मेरी फर्म जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है। जैसे मैंने ये प्रमोशन टेक्निक डिसाइड कर ली कि बाय वन गेट वन ऑफर ही मैं जो है वो दूंगी। तो मैंने अपना कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लान डिसाइड कर लिया कि मैं ये काम करूँगी, ये एक्शन लूँगी फ्यूचर में। फिर उसके बाद मान लो मैंने सोच लिया कि मैं बाय वन गेट वन ऑफर दे रही हूँ, तो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। जितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, स्टॉक चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, गुड्स चाहिए, पैसा चाहिए, फिर वो अरेंज करोगे। कहते हैं ये सब कुछ करना, ये 3 स्टेप, ये किस में आते हैं, स्ट्रेटजी में। जैसे उन्होंने एक और एग्जांपल दी है सेकंड लाइन से, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स जो हो सकते हैं, कहते हैं वो ये है कि आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है या नहीं करना। मान लो आपने इंट्रोड्यूस करना है, तो फिर आप ये देखोगे फाइंडिंग आउट दी कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। आप ये कस्टमर कौन से होंगे, आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस करोगे या नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ये चीज़ें आप लोगों को डिसाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है जी। सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। फीचर्स आप लोगों को ये क्लियर हो ही जाएंगे कि आप इसमें ये क्वेश्चन मार्क जो है वो रिमूव कर देना। ठीक है, ब्लूप्रिंट है कंपनी का। ठीक है, जिसमें आप लोगों को आइडिया मिल जाता है कि आप क्या क्या करने वाले हो। ठीक है, डिटेल में तो अभी अब हम नहीं जाते स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हम यही डिसाइड करते हैं कि ये गोल है, ये काम करना है, पैसा हम लेके आगे, इम्प्लीमेंट अभी कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ें आपकी हैं, लॉन्ग रन में फ्यूचर डिसीजन में हेल्प करती हैं। ये फीचर्स अपने आप देख लेना। ठीक है जी। सो अब हम लोगों ने करना है पॉलिसीज़। देखो फर्स्ट हमने करा था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मेरा स्टैंडिंग प्लान है। स्ट्रैटेजी दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, क्योंकि स्टैंडिंग प्लान में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी हर बार सेम नहीं रहती। ऐसे तो नहीं है ना कि हर साल हर महीने आप सेम ही टेक्निक यूज़ करी जा रहे हो, हर साल आप बाय वन गेट वन ऑफर दी जा रहे हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि अगले बार आप कोई और जो है स्ट्रैटेजी निकाल दो और प्लान निकाल दो। तो इसलिए हम इसको दोनों कैटेगरीज में नहीं रखते। अब आता है पॉलिसीज़। देखो पॉलिसी क्या होती है, हम ना कई बार शॉप पे जाते हैं ना चीज़ें लेने के लिए, तो वो हम उनको मान लो कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो हम बोलते हैं वापस कर दो भाई, हमने ये चीज़ नहीं लेनी। तो वो आप एक चीज़ बोलते हैं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है या हमारी शॉप की पॉलिसी नहीं है, हम वापस नहीं करेंगे। या वो ये बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है, इसकी हम वारंटी नहीं देते। ये चीज़ होती है किसी काम को करने का तरीका, या जैसे इन्होंने लिखा है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। मैं एक वर्ड बात कर रही हूँ बीच में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। मैं ये क्यों बात कर रही हूँ ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे इसको रीड कर लीजिए कि आपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, उसको कैसे हैंडल करना है। और पॉलिसीज़ हर लेवल के ऊपर बनाई जाती हैं। ठीक है, डिसाइड करने के लिए कि काम कैसे करना है, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि किसी कस्टमर की चीज़ ख़राब हो जाएगी, वो वापस करने आएगा। ठीक है, तो उन चीज़ों को कि हम मान के नहीं चलते, बट फिर भी उनके लिए प्लान्स जो हैं हम पहले से ही रेडी रखते हैं, जिनको पॉलिसीज़ कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, ये वाली लाइन, द मेजर पॉलिसीज आर मेड टू नोन। अब कहते हैं मान लो कि आपने कोई मेजर पॉलिसी बनाई है, कोई बड़ी कोई भी इस तरीके की आपका प्लान है, वो कहते हैं सबको पता होना चाहिए। किस किस को पता होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, इंटरेस्ट होल्डर, कोई भी पर्सन जिसका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेना देना है, उस हर बंदे को मैं स्टेक होल्डर बोलूँगी। शेयर होल्डर डिफरेंट है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्टेक होल्डर की। मान लो अब देखो हर बंदे का कंपनी के साथ कैसे लेना देना है, कस्टमर ने चीज़ें खरीदनी है, क्लाइंट्स का कंपनी के साथ डीलिंग है, कॉम्पिटिटर ने हमारे को देख के प्रोडक्ट बनाने हैं, सप्लायर ने हमें सप्लाई करना है। मतलब कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जो है वो लिंक्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेक होल्डर। ठीक है, तो सारी पॉलिसीज़ जो भी हमारी हैं, हम लोग जो हैं इनको सारी पॉलिसीज़ इन्फॉर्म करेंगे। अब आता है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे थे। परचेज पॉलिसी में इंक्लूड, मैं सिर्फ एक पॉलिसी की बात कर रही हूँ, परचेज पॉलिसी। फ्रॉम हाउ मैनी सप्लायर कंपनी शुड परचेज, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग अमंग द सप्लायर्स। मैं सप्लायर्स को, जो सप्लायर कौन होते हैं, जो कंपनी को माल सप्लाई करते हैं। सो कंपनी कितने सप्लायर से जो है अपना जो है सामान, गुड्स, रॉ मटेरियल खरीदेगी।
अगर 2 बंदों से खरीदेगी या 10 बंदों से भी खरीदेगी तो कैसे खरीदेगी, ठीक है, मतलब कौन सा सामान किससे मंगवाया जाएगा, इस तरीके से कि हमारी पॉलिसी है हम सिर्फ इन 3 बंदों के साथ ही डील करेंगे, हम बाकियों से सामान नहीं मंगवाएंगे। अगर आपको ये भी नहीं क्लियर हुई तो ये वाली कर लेना, ये सबसे बेटर है। नो क्रेडिट एंड सेल पॉलिसी, ठीक है, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, कि कंपनी की पॉलिसी है कि हम उधार देते ही नहीं हैं, हमने कैश पे ही चीज़ें सेल करनी है। और आगे लिख दिया है मेक एंड बाय पॉलिसी, ठीक है। तो या इसके बाद ये पॉलिसी हो सकती है कि आप जाते हैं ना शॉप के पीछे लगा होता है कि नो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, ये सब है कंपनी का काम करने का तरीका, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। अब मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ ना, पर्टिकुलर सिचुएशन, एक सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट एक पॉइंट आएगा, फॉर एग्जाम्पल वो फोर्थ होगा रूल्स। अब रूल्स और पॉलिसीज़ को हमेशा इकट्ठे मत मानना कि ये सेम ही होते हैं। पॉलिसी एक सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, कि मान लो कोई बंदा आपसे चीज़ मांगने आया या आपको रिटर्न करने आया, तो आप उसको कौन सा आंसर करोगे, ठीक है। या जैसे मैंने चीज़ें मंगवानी है तो मैं कैसे मंगवाऊंगी, ये मेरी पॉलिसी है, काम करने का तरीका हमारा ये है, ये चीज़ें हैं। पर रूल्स हमेशा हर पर्सन के ऊपर हर कंडीशन में जो है वो क्या होंगे, अप्लाई होंगे। आपने इस टाइम के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में आना है 9 से 5, सारे इतने टाइम पे आएंगे। यूनिफॉर्म इज़ अलाउड, ठीक है, स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, ये सबके लिए रूल्स हैं। या हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 10 बंदे स्मोकिंग कर सकते हैं, बाकी सारे जो है वो नहीं करेंगे। तो इसलिए इन दोनों में एक ही ये डिफरेंस मेन आता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाई जाती है, या मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ही जो है सिचुएशन में वो अप्लाई होती है, बट रूल्स वो सबके ऊपर हर सिचुएशन में जो है वो अप्लाई होते हैं। ओके जी, सो ये मैं यहीं पे आपको डिफरेंस जो है इसका क्लियर करा रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो आप बोलोगे कि प्रोसीजर है मेथड। मेथड हम अलग से पॉइंट पढ़ेंगे, अब इसका भी मैं डिफरेंस आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखो, मेथड, आप डेप्रिसिएशन मेथड की बात करते हो, गुडविल मेथड की बात करते हो, वो मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए किसी चीज़ को। और प्रोसीजर क्या है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कि पहले क्या कौन सा काम होएगा, बाद में कौन सा काम होएगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है, ये एग्जाम्पल पढ़िए। सबसे पहले इन्होंने लिखा है द प्रोसीजर फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी, कि पहले फॉर्म फिल करो या पहले फीस पे करो, फिर आपको फॉर्म मिलेगा, फिर आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट जो है उसके साथ अटैच करोगे, फिल करोगे, देन आप फी पेमेंट करोगे, देन रोल नंबर मिलेगा। ये सेम है कॉलेज का और ये सेम ही रहेगा, तो ये प्रोसीजर तो चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये है कि ड्यू टू जैसे भी कोरोना क्या है वो उन्होंने ऑनलाइन भी फॉर्म कर दिया, बट काम तो सेम ही है ना, पहले फॉर्म फिल करेंगे, देन पेमेंट करेंगे, फिर एडमिशन होएगी। सो ये प्रोसीजर है काम करने का तरीका। या मैं ये बोलूँ कि पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको प्रॉपरली चेक करा जाएगा, चेक करने के बाद उसका वेट होएगा, उसकी क्वालिटी चेक होएगी, देन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होएगी। ये भी एक क्या है, प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर मैं इसको कहती हूँ जहाँ पे एक्टिविटीज़ आती हैं, सीक्वेंस एक हम सेट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोसीजर हमारा हमेशा सेम रहता है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि पहले क्वालिटी चेक कर ली, ठीक है, या सॉरी प्रोड्यूस कर लिया, बाद में हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं। तो हर किसी में पहले जो आपका रॉ मटेरियल है वो चेक होएगा, देन ही प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी। मतलब कंपनी टू कंपनी कुड बी डिफरेंट, बट एक कंपनी में तो ये सिस्टम सेम ही रहेगा। सो प्रोसीजर्स जो हैं वो क्या है, एडवांस में ही हम फ्यूचर सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे इसके बारे में होता है। आगे लाइन में इन्होंने लिख दिया है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज़ इन डिफरेंट सिचुएशन। तो कहते हैं ये चीज़ आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हो और ये हमेशा जो है आपके सेम रहते हैं, ठीक है। सो फीचर्स इसके आपके वही नॉर्मल आ जाएंगे कि प्रोसीजर तो आउटसाइडर के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कंपनी या इंडस्ट्री की बात करूँ, हाँ कॉलेज एडमिशन की बात करूँ तो इट कुड बी डिफरेंट ना। सो ये आपके हो गए हैं कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कैसे करोगे आप डिसाइड करते हो। इनसाइडर्स के लिए है बेसिकली कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आई थिंक आई होप आपको सबको ही पता है। क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज पहले मटेरियल आएगा,
फिर उसके बाद वो उसका वेट होएगा, फिर उसके बाद क्वालिटी चेक होएगी, देन उसके बाद जो है वो आपका जैसे भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होनी है। पहले फॉर्म फिल करोगे। अब ऐसे तो नहीं है ना कि फ़ीस पेमेंट कर दी है तो फॉर्म फिल नहीं करा, ऐसे तो कोई कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता। पहले फॉर्म की पेमेंट होएगी, ठीक है, फिर फॉर्म फिल होएगा, देन एडमिशन फ़ीस पे होगी, तो वो डेट वाइज आपकी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड होंगी। अब यहाँ पे आ गया मेथड। मेथड में इन्होंने सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल दी है वो लिखी हुई है, फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन वेदर टू यूज स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये आपने इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करना है ये आप पहले से ही डिसाइड कर लोगे। अब ये उन्होंने मेथड तो आप इन्होंने बता दिया है कि एक सिस्टमैटिक वे है काम को करने का। मैनेजर जो है वो एडवांस में ही डिसाइड कर लेगा कि जो जो काम उसने करना है कैसे कैसे करना है, सो दैट क्यों देर इज़ नो डाउट, कहते हैं उनके माइंड्स में कोई डाउट ना रहे, उनकी एक्टिविटीज़ में यूनिफॉर्मिटी मतलब सारे सेम तरीके से काम करें, काम जो है स्टैंडर्डाइज्ड वे में हो। हर जो आपका रिकॉर्ड बने किसी भी मशीनरी का या बिल्डिंग का या लैंड का, उसके ऊपर जो भी आप लोग डेप्रिसिएशन लगाना चाहते हो वो आपकी सेम मेथड से लगे, स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग। क्योंकि एग्जांपल ये लिखी है तो मैं इसके साथ ही आपको रिलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। आप गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि मेथड डील्स विद टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप हैज़ टू बी परफॉर्म्ड। अब प्रोसीजर में मान लो कोई एक स्टेप है, अब उसमें ये बताया जाता है कि कोई एक स्टेप है, फॉर एग्जांपल प्रोसीजर में ये था कि एडमिशन करानी है या पेमेंट होनी है, अब वो पेमेंट रिकॉर्ड कैसे करनी है वो मेरा मेथड है। कि हर एक प्रोसीजर का स्टेप वो किसको बताता है, मेथड का, और मेथड मिलके क्या बनता है, प्रोसीजर। ओके जी। सो फीचर्स इसके भी देख लेना क्योंकि वो सेम ही चीज़ें हैं जो वो लाइन में लिख देते हैं कि मेथड जो है वो टास्क टू टास्क वेरी करेगा। ऑफ कोर्स ऐसे तो नहीं है कि हर किसी के ऊपर डेप्रिसिएशन ही लग रही है, ठीक है, तो किसी के एमोटाइजेशन भी होती है जैसे गुडविल, तो वो कहते हैं वो आपका डिफरेंट हो सकता है इस तरीके से कोई भी चीज़ें। सो टाइम सेव होएगा, ये सब कुछ इसका जो है फ़ायदा है। अब आते हैं रूल्स। आई होप मुझे रूल नहीं बताने पड़ेंगे। रूल्स आपके क्या हैं, स्टैंडिंग प्लान। क्यों स्टैंडिंग प्लान, अब रूल तो सेम ही रहेंगे, ठीक है जी। सो रूल क्या है आपके, एक्शन, स्पेशल एक्शन एंड नॉन एक्शन, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये सेकंड लाइन जो है ना वो सारी अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलोड होंगे, ठीक है। सो अदरवाइज अगर कोई डिनाई नहीं कर सकता या उसको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ेगी, ऐसे पॉलिसीज़ में ये लाइन नहीं लिखी थी। पर्टिकुलर सिचुएशन एक वर्ड लिखा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। सो रूल्स जो हैं वो सबसे पहले सारे ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग बताओगे उनको, जो भी आप रूल सेट करें, सो दैट वो प्रॉपरली उन रूल्स को फॉलो कर सकें। जैसे लिखा है, रूल है कि नो स्मोकिंग, या टाइमिंग के रिगार्डिंग कोई रूल है, लीव लेनी है तो पहले कैसे लेनी है आपने, या यूनिफॉर्म आपकी क्या रहेगी, ड्रेस कोड है या नहीं है, ये चीज़ें क्या हैं आपके रूल्स हैं, आप कोई भी लिख सकते हो। अब इन्होंने फर्स्ट लिखा है कि कोड ऑफ कंडक्ट, आप इसको रूल्स को यही बोलते हो। अगर आपको याद हो कि रिपोर्ट कार्ड के पीछे ना वो कोड ऑफ कंडक्ट लिखते थे, और कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा होता था विंटर में ड्रेस कौन सी है, समर में ड्रेस कौन सी है, इस तरीके से रूल्स बताए होते हैं। सो उसमें ये बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। रूल्स हमेशा सेम रहते हैं, कंपल्सिव इन नेचर है, आप ये नहीं बोल सकते कि आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते, और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है, मतलब बिना पढ़े भी आप लिख ही सकते हो उसको। आगे लिखा है इन्होंने प्रोग्राम। अब प्रोग्राम है क्या, जो चीज़ें ऊपर पड़ी है ना सारी उनको ऐड कर दो, वो मेरा प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, प्रोग्राम क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स। ये सिंगल यूज़ है। हमने कोई प्रोग्राम सेटअप करा, या मैं बोलूँ कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट करा। अब उस प्रोग्राम में क्या होएगा, पहले उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स बनाए, उसकी पॉलिसीज़ डिसाइड करी, प्रोसीजर मेथड देखे, इम्प्लीमेंट कर दिया। जब काम कंप्लीट हो गया, वो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो ख़त्म हो गया ना, अगली बार अगले साल में आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सो प्रोग्राम आपके सिंगल यूज़ प्लान है, जिसको इन शॉर्ट आप प्रोजेक्ट बोल देते हो ना। एग्जैक्टली नहीं है, मतलब एग्जैक्ट सेम मैनर में नहीं बोल सकती, बट फिर भी समझने के लिए कि जब वो प्रोजेक्ट आपका सेटअप हुआ या वो जब कंप्लीट हो गया, साथ ही में वो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा, उसी तरीके से ये हमारे प्रोग्राम हैं।
प्रोग्राम उन्होंने लिखा है डिफरेंट लेवल के ऊपर, आप लोग जो है वो सेट कर सकते हो। प्रोग्राम जो है वो बेसिकली, ये अंडरलाइन कर लेना, 2 लाइनें लिखी हैं उन्होंने। प्रोग्राम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, देन टू सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम सपोर्टिव प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर प्रिपेयर्ड। एक प्रोग्राम आपने कोई भी बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नया जो है प्रोडक्ट बनाना था, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना था, ये मेरा प्रोग्राम था। उसके अंडर मैंने सपोर्टिव प्रोग्राम ये बनाया कि नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मशीनरी भी मुझे क्या चाहिए, नहीं चाहिए ना। नया प्रोडक्ट बनाना है तो पुराने मशीनरी से तो बनेगा नहीं, मटेरियल कहाँ से आएगा, इसके रिलेटेड जो मैं प्लान बनाऊंगी। सो इसलिए एक प्रोग्राम में उसको सपोर्ट के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए मुझे और प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, जिसको मैं बोलूँगी सपोर्टिव प्रोग्राम। लिखा है इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, तो ये आपके क्या है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। डिटेल स्टेटमेंट पता चल ही रहा है, हर डिटेल लिखी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, रूल है, कैसे है। सो नेक्स्ट वही चीज़ें दोबारा लिख दी हैं कि ये कॉम्बिनेशन है सबका, वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ें अपने आप देख लेना, क्योंकि ये सेम ही उन्होंने रिपीट करा हुआ है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बजट। सबको पता है बजट क्या होता है, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखा होता है। दूसरी बात, बजट हमारे क्या है, सिंगल यूज़ प्लान है। क्यों सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि आप इसको एक बार जो है बजट बनाते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगले साल का दोबारा से आप क्या करोगे, बजट बनाओगे। क्योंकि हर साल जो है इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या है, प्राइजेस वेरी करते हैं, तो सेम बजट तो नेक्स्ट ईयर इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। इसलिए आपका ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, सिंगल यूज़ प्लान। अब आपने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है इस पॉइंट की, कि आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान आते हैं। पहले आपका आता है कैपिटल बजट, कौन कौन से मतलब बजट बनते हैं, ठीक है, कैपिटल बजट आता है। देन आपका आता है ऑपरेशनल बजट, ये सारे लिखे होंगे, बीच में कहीं ढूंढने पड़ेंगे सारे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है कैपिटल बजट हो गया, ये वाला बजट हो गया। देन आता है एक फाइनेंशियल बजट, देन आता है आपका सेल्स बजट, देन परचेज बजट एंड सो ऑन। बहुत कैटेगरीज हैं, बट आप बेसिकली ये 3 एक्सप्लेन करोगे पहले, इसलिए मैंने बाकी नहीं लिखी। एक आता है कैपिटल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल। डन। अब इन चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करना है। अब कैपिटल बजट कौन सा है, कैपिटल क्या होती है हमारी, जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा जाता है। सो कंपनी में कितनी मशीनरी, जो लैंड बिल्डिंग, जो आपने दोबारा खर्चा करना है अगले साल या 1 साल के भीतर, वो आप लोग कैपिटल बजट में डिसाइड करोगे। ऑपरेशनल बजट होता है ऑपरेशंस, जहाँ पे काम होता है, कितने घंटे काम होएगा, एम्प्लॉयज़ कितने करेंगे, कितनी आउटपुट होनी चाहिए, कितनी सेल्स होएंगी, ये सब कुछ किस में डिसाइड होता है, ऑपरेशनल बजट में। फाइनेंशियल में तो नाम से समझ में आ रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर विल बी डिसाइडेड, कि 1 साल में कितनी इनकम हम अर्न कर सकते हैं या कितनी अर्न होएगी, और कितना खर्चा हम 1 साल में करेंगे, ठीक है जी। सो ये 3 आपको समझ में आ गए। सो ये हम किस में डिसाइड करते हैं, बजट में। सो यहाँ जो मैंने आपको समझाया ना, ये इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है, इसको पढ़ लेना। एग्जाम्पल जो दी है इन्होंने सेल्स बजट की दी है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि सेल यूनिट, मतलब आपकी आउटपुट कितनी है, 1 लाख। एक यूनिट या एक आउटपुट का जो है खर्चा वो कितना है, प्राइस कितना है, 20। तो मेरा बजट कितना हो जाएगा, मतलब 1 साल में मैं कितनी सेल्स करूँगी, 20 लाख। इस तरीके से। अब एक चीज़ उन्होंने जैसे लिखी है, फर्स्ट लाइन में भी यही चीज़ एक्सप्लेन करी है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बजट जो आपके हैं वो हमेशा न्यूमेरिकल टर्म्स में है, बट हाँ ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि इनको मेनली एक्सप्रेस न्यूमेरिकल टर्म में ही किया जाता है, कि कितना खर्चा होएगा और कितनी इनकम आप जो है वो अर्न जो है वो 1 साल में करोगे, ठीक है। आप फैक्ट एंड फिगर्स भी ले सकते हो इसमें, हर लेवल के ऊपर भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे उन्होंने लिखा ना ऑपरेशनल बजट, ऑपरेशनल बजट तो किस लेवल के ऊपर प्रिपेयर किया जाता है, लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है। उस या मैं ये कह सकती हूँ कि लोअर लेवल के लिए प्रिपेयर करा जाता है। सो ये कंट्रोलिंग डिवाइस है, एक्चुअल में आपने कंट्रोल कैसे करना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने इसके नोट्स बनाने कैसे हैं। ये बजट जो है आपका, टाइप्स ऑफ प्लान जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। एक तो हमारा है स्टैंडिंग प्लान, एक है हमारा सिंगल यूज़ प्लान।
इतना क्लियर है। अब आप लोगों ने हर पॉइंट के साथ ये चीज़ पढ़ी है कि वो सिंगल यूज़ प्लान है या स्टैंडिंग प्लान है। फॉर एग्जांपल बजट है, फिर इसके अंदर आप नीचे और कैटेगरी बनाओगे और यहाँ पे बजट लिखोगे। मतलब इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट मीनिंग के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, देन ये फ्लो चार्ट बनेगा। उसके बाद आप लोग इसको जो है लिखना स्टार्ट करोगे कि आप मतलब इनकी डेफिनेशन, देन इसके बाद जिन जिन की भी टाइप्स हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि वो स्टैंडिंग प्लान है। साथ में एग्जाम्पल हर पॉइंट के साथ ही, और आप इसको लिखोगे कॉपीज पे।